अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 के अंदर कुछ डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के अंदर। यूआरटीआई के अंदर मैंने बताया फर्स्ट टेस्ट था टेस्ट फॉर द इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रास्टर टेस्ट करते हैं, और इसका पूरा नाम क्या रहता है, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। ये जो भी मैंने नाम बताया था एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। इसके बाद रहता है टोटल ब्लड एसिनोफिल, ब्लड की अंदर जो एसिनोफिलिया लेवल जो है वो यदि बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एलर्जी, ये हम एज्यूम करते हैं। इसके बाद रेडियोग्राफी, अब रेडियोग्राफी के अंदर एक्सरे तो किया जाता है, लेकिन यूजुअली एक्सरे किया नहीं जाता है, क्योंकि जो सर्दी जुकाम और रनी नोज जैसे पेशेंट रहते हैं, आपने देखा होगा, उनको एक्सरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि कोई एबनॉर्मलिटी हो, जैसे पर्सन कंप्लेन कर रहा है ट्रॉमा की या इंटरनल इंजुरी की, और ऐसे कोई कंप्लेन कर रहा है, तो इंटरनल फ्रैक्चर या एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए हमें यदि रेडियोग्राफी की हेल्प लेनी पड़े तो हम हेल्प लेते हैं। यूजुअली रेडियोग्राफी की ज़रूरत होती नहीं है, यही चीज़ें आपके इसमें लिखी है। वाइल रेडियोग्राफी स्टडी आर नॉट नीडेड टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, को कंफर्म करने के लिए रेडियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इंटरनल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी यदि कोई हो उसको चेक करने के लिए ज़रूरत हो तो कर सकते हैं। इसके बाद है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन वगैरह हो गया, ठीक है, नेजल एमआरआई हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है, डिटेल स्टडी करवाएंगे, राइट। और नेजल साइटोलॉजी, यदि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, ठीक है, कई दिनों से सही नहीं हो रहा है, इंटरनल कहीं कैंसर के चांसेस हो, तो कैंसर वगैरह चीज़ों को देखने के लिए नेजल साइटोलॉजी किया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस, राइट। आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट, ओके। और मैनेजमेंट के अंदर सिंपल सा है, क्या क्या मैनेजमेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो यह है कि नेजल वॉश किया जाता है, राइट। मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, वैसे तो यूजुअली ऑटोमेटिकली एलर्जिक राइनाइटिस एंटी एलर्जिक एंटी कोलिनर्जिक वगैरह लेने से सही हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो है, यदि हम मैनेजमेंट के अंदर देखें तो माइल्ड एलर्जिक राइनाइटिस यदि हो, बिल्कुल सिंपल राइनाइटिस हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ सेलाइन सॉल्यूशन, राइट, और सेलाइन सॉल्यूशन से हम नेजल को क्या करेंगे, वॉश आउट करेंगे। तो प्रोसीजर का नाम क्या है, नेजल वॉश, नेजल वॉश। नेजल वॉश सेलाइन से नेजल वॉश करते हैं ताकि इरिटेंट सब्सटेंस वगैरह बाहर निकल जाए, और म्यूकस जो है ऑक्यूमुलेट हो गई है उसे भी बाहर निकाल सकते हैं सेलाइन सॉल्यूशन से। और ये घर पर किया जा सकता है। 2 कप सेलाइन, 2 कप से सेलाइन जो है 2 कप वार्म वाटर के साथ मिक्स करके, वार्म वाटर के साथ नॉर्मल सेलाइन मिक्स करके ये नेजल वॉश किया जाता है, राइट। और कितना लेना है, अमाउंट लेना है टीस्पून, 1 टीस्पून, ठीक है, एक चाय की चम्मच, राइट। 1 टीस्पून सॉल्ट इसके अंदर डालना है, 1 टीस्पून क्या डालना है, सॉल्ट इसमें डालना है। और पिंच ऑफ बेकिंग, एक चुटकी, एक चुटकी सिंदूर नहीं, एक चुटकी बेकिंग सोडा, राइट, 1 पिंच बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो ये सब क्या है, वॉशिंग एजेंट है, और ये क्या करेंगे, वॉश करेंगे नेजल की कैविटी को ताकि म्यूकस एक्सपेल्ड आउट हो जाए, बाहर निकल जाए, राइट। आगे बढ़ेंगे, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये तो हो गया नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट था। आगे है इम्यूनोथेरेपी, एक इम्यूनोथेरेपी की हेडिंग है, उसको भी समझ लेते हैं, समझने की ही चीज़ है ये, ठीक है। इसमें यह रहता है कि यदि कोई पर्सन है, समझ लो डायग्राम के थ्रू समझ लो, वही चीज़ इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। यदि कोई पर्सन है और उसको किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, तो ये इस चीज़ से एलर्जी है, पर्सन इसको देख के डर रहा है, इस चीज़ से एलर्जी है, तो वही चीज़ क्या है, प्रायरली पहले से दी जाती है पर्सन को। तो क्या होता है कि उस चीज़ को देख के उसके विरोध में क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी बन जाते हैं। अब जब भी ऐसी चीज़ आएगी तो वो एंटीबॉडी उस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये ठीक एक तरह से क्या है, इम्यूनोथेरेपी इसी को कहते हैं। तो जिस चीज़ से एलर्जी है उसी चीज़ का डोज दिया जाता है, ठीक है, इंक्रीज्ड डोज ऑफ सेम थिंग,
उसको पर्सन को दिया जाता है ताकि उसके विरोध में एंटीबॉडी डेवलप हो जाए बॉडी के अंदर, राइट। इसके बाद है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है। तो फर्स्ट तो मैंने बताया इम्यूनोथेरेपी, अब है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल या मेडिसिन क्या क्या यूज करते हो या ड्रग क्या क्या यूज करते हो। तो इसमें फर्स्ट ड्रग आप यूज करते हो और वो है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, अब समझिएगा हिस्टामिन, अब समझने की चीज आ गई। ये हो गई आपके बॉडी के अंदर मास्ट सेल। कौन सी सेल? मास्ट सेल। और जब भी एलर्जिक सब्सटेंस आता है तो एलर्जिक सब्सटेंस को देखकर एलर्जिक, ठीक है मैं बना देता हूँ एलर्जिक सब्सटेंस, ये बना दिया एलर्जिक सब्सटेंस हो गया। ये एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट मास्ट सेल आती है तो मास्ट सेल क्या करेगी कि अपने बॉडी से क्या रिलीज करेगी? हिस्टामिन रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी? हिस्टामिन। मास्ट सेल हिस्टामिन प्रोडक्शन करती है और रिलीज करती है। अब ये हिस्टामिन जो है वो क्या करेगा कि इसको इसके साथ फाइट करने के लिए हिस्टामिन रिलीज होगा, राइट। तो ये हिस्टामिन क्या करता है? इन्फ्लामेशन क्रिएट कराएगा या एलर्जी शो करवाएगा, राइट। एलर्जी शो करवाएगा और एलर्जी के साथ क्या होगा? फिर इन्फ्लामेशन होगा, फीवर आएगा, सूजन वुजन बढ़ेगी और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के दौरान इससे फाइटिंग होगी और ये न्यूट्रलाइज होते हैं। लेकिन जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसके साथ कुछ सिम्टम्स भी हमको मिलते हैं और उसी से हम परेशान होते हैं। तो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी जो एंटी एलर्जिक जो दिए जाते हैं, ठीक है, हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी। ये तो एलर्जिक सब्सटेंस है, इसने तो स्टिमुलेट किया है, लेकिन इसने क्या किया? हिस्टामिन रिलीज किया और उससे एलर्जी हुई है, ठीक है। तो एलर्जी को बंद करने के लिए एंटी एलर्जिक देते हैं और एंटी एलर्जिक को एंटी एलर्जिक नहीं बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो एलर्जी हुई किसके कारण से? हिस्टामिन के कारण से। इसलिए हम उसी कंटेंट को उसके कंटेंट में जो भी विरोध साल्ट, उसके अपोजिट में जो भी साल्ट देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसको हम कहेंगे एंटी हिस्टामिन। तो हिस्टामिन को सप्रेस कर देंगे तो एलर्जी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि एलर्जी कौन जनरेट करवाता है? हिस्टामिन जनरेट करता है। तो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन हम देते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है लोराटिडिन और सिट्रेजिन, ठीक है। लोराटिडिन मैंने नोट्स के अंदर लिख रखा है, देख लेना। और दूसरा है सिट्रेजिन। सिट्रेजिन तो ये हो गई फर्स्ट टाइप की मेडिसिन। अब दूसरे टाइप की मेडिसिन की बात करें, राइट। तो सेकंड टाइप की जो मेडिसिन रहती है वो रहती है नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कौन सी मेडिसिन रहती है? नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करती है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मैंने आपको पिछले कुशिंग सिंड्रोम की क्लास में बताया था। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। तो इम्यून सिस्टम यदि सप्रेस होगा तो एलर्जी शो नहीं होगी। तो एलर्जी को सप्रेस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत पड़ती हो तो हम नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि नेजल के थ्रू दिए जा सके, नेजल कैविटी के थ्रू दिए जा सके। और उसका एग्जाम्पल है बेक्लोमेथाजोन, ठीक है। ये जो भी आपको नोट्स में दिख रहे हैं, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिसोलोन, ठीक है, ब्यूडेसोनिड, ब्यूडेसोनिड हो गया, ठीक है। इसके बाद फ्लूटिकासोन हो गया, मोमेटासोन हो गया। तो जो भी आपको नोट्स के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है, मोमेटासोन फोरेट हो गया, फ्लूटिकासोन फोरेट हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड तरह की जो मेडिसिन रहती है, पहला मैंने बताया एंटी हिस्टामिन, ठीक है। फर्स्ट मैंने बताया एंटी हिस्टामिन, सेकेंड मैंने बताया नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। थर्ड मेडिसिन रहती है नेजल डीकंजेस्टेंट। नेजल डीकंजेस्टेंट, डीकंजेस्टेंट मतलब यह है कि कंजेशन को कम करना। अब कंजेशन किसके द्वारा हो रहा है? म्यूकस के द्वारा हो रहा है। तो म्यूकस सिक्रेशन को कम करेंगे तो कंजेशन कम हो जाएगा। तो डीकंजेस्टेंट का काम यहाँ पे होगा। और इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा रहता है? डीकंजेस्टेंट का एग्जाम्पल जैसे कि एक साल्ट का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्यूडोफेड्रिन, राइट। स्यूडोफेड्रिन। तो ये स्यूडोफेड्रिन क्या है? एक तरह से क्या है? नेजल डीकंजेस्टेंट, राइट। नेजल डीकंजेशन होगा तो इरिटेशन कम होगा और पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आगे लेंगे इंट्रानेजल क्रोमोलिन्स। इंट्रानेजल क्रोमोलिन्स ये कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कि एलर्जिक सेल्स जो हैं उनको स्टेबलाइज करेंगे। एलर्जी सेल्स को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे
और एलर्जी मेडिएटर्स जो हैं उनको सप्रेस करेंगे, जैसे कि हिस्टामिन। ठीक है, अब यदि कोई चीज़ है, इस पे किसी भी बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है, तो सेल्स क्या करती हैं, जैसे कि ल्यूकोटेरिन्स, इंटरल्यूकेंस, हिस्टामिन, इस तरह के केमिकल को सीक्रेट करती है सेल्स। तो ये फिर सेल्स सीक्रेट क्यों करती है, इन्फ्लामेशन कराने के लिए या एलर्जिक कराने के लिए। यदि कोई केमिकल सीक्रेट हुआ है और एलर्जी क्रिएट करवा रहा है, जैसे कि हिस्टामिन, तो उसको अब तो हम कहेंगे एलर्जी मेडिएटर्स। और यदि कोई केमिकल सीक्रेट हुआ है और इन्फ्लामेशन करवा रहा है, उसको हम कहेंगे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो ड्रग है, कौन से ड्रग है, इंट्रानेजल क्रोमोलिन्स, इंट्रानेजल क्रोमोलिन, मैं इसको पूरा लिखूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा, क्रोमोलिन, राइट, इंट्रानेजल क्रोमोलिन। तो क्रोमोलिन, इंट्रानेजल क्रोमोलिन का मतलब है ये ऐसे ड्रग हैं जो कि इन मेडिएटर्स को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। किन मेडिएटर्स को, इन मेडिएटर्स को, जो मेडिएटर्स एलर्जी करवाते हैं या इन्फ्लामेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इन मेडिएटर्स को, लाइक हिस्टामिन। ठीक है, जैसा कि नोट्स के अंदर लिखा है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। क्रोमोलिन सोडियम इज अ स्प्रे, हेल्प्स टू स्टेबलाइज द एलर्जिक सेल्स, जैसे कि मास्ट सेल, उसको स्टेबलाइज, उसको सप्रेस करने के लिए हेल्प करती है, बाय प्रिवेंटिंग द रिलीजिंग ऑफ द एलर्जिक मेडिएटर्स लाइक हिस्टामिन। हिस्टामिन जैसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये हेल्प करती है, राइट। और ये एक तरह से क्या है, स्प्रे के रूप में मार्केट के अंदर अवेलेबल है, नेजल स्प्रे के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो ये हो गए 4 तरीके मैंने बताए राइनाइटिस को सही करने के। 5वां तरीका ये है, ठीक है, 5th वन मेथड इज दिस, दैट इंट्रानेजल एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। 3rd में हम क्या दे सकते हैं, इंट्रानेजल एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। एंटीकोलिनर्जिक मतलब राइनाइटिस क्या है, एक तरह से एलर्जी है, हम एलर्जी से होने वाले राइनाइटिस के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इपराट्रोपियम ब्रोमाइड, और न्यूरल पाथवे को ये ड्रेन बाय मेडिएटेड बाय न्यूरल पाथवे। मतलब कि इसका ऑल ओवर जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे जो मतलब ऐसे राइनाइटिस जो कि वेसोमोटर राइनाइटिस के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, वेसोमोटर राइनाइटिस क्या है मैं थोड़ी देर बाद बता ही रहा हूँ। वेसोमोटर राइनाइटिस के बारे में मैं बता रहा हूँ, नॉन एलर्जिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे पर्सन जो राइनाइटिस किसके साथ जुड़े हो, वेसोमोटर राइनाइटिस के साथ जुड़े हो, उन तरह के पर्सन में ये यूज़ किया जाता है। और इसका नाम है इपराट्रोपियम ब्रोमाइड, इपराट्रोपियम ब्रोमाइड, जैसा कि आपको नोट्स के अंदर दिख रहा है, राइट। इपराट्रोपियम ब्रोमाइड। अब ये इपराट्रोपियम ब्रोमाइड एक तरह से नेजल स्प्रे ही है। और ये क्या करता है, नेजल ड्रेनेज मेडिएटेड, कंट्रोल द नेजल ड्रेनेज। ये नेजल ड्रेनेज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नेजल ड्रेनेज जो भी बन रहा है, ठीक है, जैसे जो सिक्रीशन वगैरह बन रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो आपको तो सिर्फ वो कैटेगरी का नाम याद रखना है और उसका एग्जाम्पल याद रखना है। यदि ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो पहले इस बेसिक को समझो, बेसिक याद करो, चीज़ों को याद करो। याद करने के बाद धीरे धीरे उसका मैकेनिज्म, एक्शन वगैरह आप फार्मेकोलॉजी के अंदर डिटेल में देख सकते हो। अभी राइनाइटिस को देखते हुए आपको सिर्फ कैटेगरी याद होनी चाहिए और दूसरा उसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। लास्ट में हम देखते हैं म्यूकस थिनिंग एजेंट। म्यूकस को पतले करने वाले एजेंट यहाँ पे दिए जाते हैं। म्यूकस थिनिंग एजेंट, थिनिंग एजेंट, राइट। म्यूकस को पतला या म्यूकोलाइटिक एजेंट भी इनको हम कहते हैं। अब म्यूकस थिनिक एजेंट का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हो गया ग्वाइफेनेसिन, राइट, ग्वाइफेनेसिन, मैं स्पेलिंग लिख ले रहा हूँ, ग्वाइफेनेसिन। ये क्या है, म्यूकोलाइटिक एजेंट है, ठीक है। ह्यूमिबिड, फेनेसिन, ऑर्गानिडिन और इस तरह के हैं, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स के अंदर आपको अंडरलाइन में ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सब हो गए फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट किसके, यूआरटीआई के। और यूआरटीआई के अंदर भी राइनाइटिस के, और राइनाइटिस के अंदर भी एलर्जिक राइनाइटिस के मैनेजमेंट अभी हमने देखे। अब नॉन एलर्जिक राइनाइटिस को समझेंगे, राइट। अब देखेंगे हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस को। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, ओके।
अब नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के विरोध में यदि इन्फ्लामेशन हो तो उस तरह के राइनाइटिस को हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस और इन्फेक्शियस राइनाइटिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा लिख लेता हूँ, इन्फेक्शियस राइनाइटिस, राइनाइटिस, राइट। अभी जैसे कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या है, एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है और वो नेजल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन कर रहा है और रनी नोज और स्नीजिंग, कफिंग वगैरह सिम्टम्स वो शो करता है। लेकिन ये गलती ये हो गई है कि वो 15 दिन का समय ले लेता है, ठीक है। तो आज जैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो 15 दिन तक वो सिम्टम शो नहीं भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद सिम्टम शो कर सकता है, ठीक है। कौन से सिम्टम शो करेगा, स्नीजिंग, कफिंग वगैरह। तो ये एक तरह से क्या है, वायरल इन्फेक्शन है और इससे जो होने वाला राइनाइटिस है वो क्या है, इन्फेक्शियस राइनाइटिस है, राइट। तो कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जो कि इन्फेक्शियस राइनाइटिस क्रिएट कर सकते हैं। और राइनाइटिस, इन्फेक्शियस राइनाइटिस जो रहते हैं मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन से ही होते हैं। किससे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन से होते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, बहुत देर बाद होंगे। यदि हम इनको ट्रीट नहीं करें, इम्यूनिटी कम है तो बैक्टीरियल हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो राइनाइटिस रहते हैं, इन्फेक्शियस राइनाइटिस जो रहते हैं वो वायरल इन्फेक्शन से होते हैं। और इसके एग्जाम्पल रहता है जैसे कि राइनो वायरस, राइनो वायरस स्पेशली ये राइनाइटिस कराने के लिए ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है राइनो वायरस। उसके बाद दूसरा है कोरोना वायरस, राइट। कोरोना वायरस भी एक तरह से कैसा वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि राइनाइटिस क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है एडिनो वायरस, राइट, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस हो गया। पैरा इन्फ्लुएंजा, इसके पहले में स्वाइन फ्लू नाम की डिजीज आई थी, राइट। तो पैरा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा था एक तरह से वो, इन्फ्लुएंजल, ठीक है, स्वाइन फ्लू। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, ठीक है। एंट्रो वायरस, एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस, राइट, एंटेरो वायरस। इसके बाद है, ये मोस्ट कॉमन ऐसे वायरस हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन करेंगे और राइनाइटिस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वायरस जो रहते हैं वो 7 to 10 डेज के अंदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ वायरस इन्फेक्शन ऐसे हैं जो 7 से 10 दिन के अंदर वापस रिकवर हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, रिसॉल्व हो जाते हैं। यदि वायरल है तो एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक ओनली बैक्टीरिया पे काम करते हैं, वायरस पे काम नहीं करते, राइट। तो इसमें खाली ये कोरोना वगैरह जो है ये नई चीज़ें हैं, ये तो सही होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाकी जो वायरस हैं वो यूजुअली आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और यदि डिजीज ग्रोथ करती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैच हो सकता है, और यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैच हो गया तो फिर एंटीबायोटिक की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। अब मैं वायरस के नाम सभी हटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ, क्योंकि नई चीज़ बताना चाहता हूँ। और वो ये बताना चाहता हूँ कि वायरल इन्फेक्शन में राइनाइटिस होता है और इन्फ्लामेशन होता है, ये तो आपको पता ही है। एक्सेसिव रनी नोज होता है, ये भी आपको पता है। अब रनी नोज का मतलब क्या है, नेजल, नोज में से वाटर डिस्चार्ज, नेजल वाटर डिस्चार्ज, राइट। और नेजल वाटर डिस्चार्ज रहता है, इसको हम कहते हैं राइनोरिया या वाटरी राइनोरिया, क्योंकि वाटर लाइक डिस्चार्ज इसमें निकलता है, तो वाटरी राइनोरिया, ठीक है, राइनोरिया। डायरिया, एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डायरिया, ठीक है। इसी तरह से एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, ओटोरिया, एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, राइनोरिया। इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी बनती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है कि इन्फ्लामेशन होने के कारण से सेंस ऑफ स्मेल जो है, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है, राइट। यदि आपको सर्दी जुकाम है तो कोई बदबू या खुशबू, परफ्यूम का सेंस ये आपको नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसेशन लॉस हो जाते हैं। राइनाइटिस होने के कारण से इन्फ्लामेशन हुआ है और नर्व डीएक्टिवेटेड हो जाती है टेम्पररी, इसलिए सेंस ऑफ स्मेल क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। इसके बाद है पोस्ट नेजल ड्रेनेज और कफ, कफ जैसे सिम्टम्स भी इसके अंदर आते हैं, राइट। फेशियल पेन, फेशियल पेन हो सकता है, पिरुलेंट ड्रेनेज हो सकता है, फीवर हो सकता है, पेशेंट को फीवर हो सकता है, राइट, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर हो सकता है। और यदि ये इन्फेक्शियस, वायरल इन्फेक्शियस राइनाइटिस यदि सही नहीं किया जाए, लंबे समय तक रहे, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन सकता है। तो मैंने अभी जितना भी समझाया ये सब इन्फेक्शियस राइनाइटिस के जो पैराग्राफ है उसका ये मतलब था, मीनिंग था।
अब आप देखोगे दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ को समझने से पहले मेरी इस बात को सुन लो, और उसके बाद जब आप दूसरे पैराग्राफ को वेसोमोटर राइनाइटिस के पैराग्राफ को रीड आउट करोगे तो इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दूसरा टाइप क्या हो जाता है, वेसोमोटर राइनाइटिस। ओके, वेसोमोटर राइनाइटिस। अब वेसोमोटर राइनाइटिस का मतलब ये है कि आपका जो नोज है, नोज के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का वेसो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, वेसो डायलेशन भी होता है, लेकिन वेसो कॉन्ट्रैक्शन और वेसो डायलेशन का जो रेगुलेशन है, वही रेगुलेशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। रेगुलेशन के डिस्टर्ब होने से क्या हो जाएगा कि ये ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेटेड रह जाती है, और डायलेटेड रह जाने के कारण से यहाँ पे एडिमा, या कॉन्ट्रैक्टेड रह जाने पे एडिमा यहाँ पे बन सकता है, और उस कारण से होने वाला जो राइनाइटिस है उसको हम कहेंगे वेसोमोटर राइनाइटिस। यहाँ पे कोई एलर्जी का लेना देना नहीं है, और यहाँ पे कोई इन्फेक्शन का लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रॉमा का भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स जो हैं उनका वेसो कॉन्ट्रैक्शन और वेसो डायलेशन इरेगुलर हो गया है, और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये स्पेशली क्या साइन एंड सिम्टम कॉज करते हैं, राइनोरिया, स्नीजिंग, नेजल कंजेशन, और ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉज करते हैं। और स्पेशली ऐसी चीज़ें कब होती है, जब हॉट एंड कोल्ड रिलेटेड एनवायरनमेंट हो, उस समय ये चीज़ें होती है। ठीक है, अचानक से ठंड लग जाना, अचानक से गर्मी आ जाना, उस समय ये वेसो कॉन्ट्रैक्शन और वेसो डायलेशन का रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और राइनाइटिस हो जाता है, तो जिसको हम कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे। थर्ड, ऑक्यूपेशनल राइनाइटिस। थर्ड वन हम देख रहे हैं ऑक्यूपेशनल राइनाइटिस। एक्सक्यूज मी,